हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा 10वां चैप्टर चल रहा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जिसमें कुछ चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। अब इस थर्ड पार्ट में, तीसरे पार्ट में हम सीवेज उपचार, सीवेज ट्रीटमेंट या वाहित मल उपचार विधि के बारे में जानेंगे कि वाहित मल उपचार है क्या। सीवेज, पहले हम जानेंगे कि सीवेज है क्या, फिर उसके उपचार की विधियाँ। सीवेज है क्या? जो मनुष्य द्वारा उपयोगी जल है, जिसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, घरेलू अपशिष्ट होते हैं, रसोई के अपशिष्ट होते हैं, या लेटरिन बाथरूम में उपयोग किए गए विभिन्न पदार्थों के जो अपशिष्ट हैं, उन अपशिष्ट को ही सीवेज या वाहित मल कहा जाता है। या यूँ कह दें, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है, या उद्योग धंधों के अलावा विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसको ही क्या कहा जाता है? वाहित मल कहा जाता है। और वाहित मल को उपचारित करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो वाहित मल या सीवेज की परिभाषा आपको याद रखना है: घरेलू अपशिष्ट, घरेलू मलमूत्र, साबुन या विभिन्न अनावश्यक पदार्थों को जल के रूप में शरीर, घर से या औद्योगिक इकाइयों से बाहर निकालना क्या कहलाता है? वाहित मल कहलाता है या सीवेज कहलाता है। सीवेज की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। इस सीवेज में किसका महत्व देखेंगे हम? सूक्ष्म जीवों का। ठीक है, इस क्रिया को पूर्ण करने में सूक्ष्म जीव जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिना सूक्ष्म जीव के वाहित मल का उपचार असंभव है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही संभव हो सका है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वाहित मल में किसका उपयोग करते हैं? सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं, उसको सीवेज सूक्ष्म जीव विज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, या हम यूँ कह दें सीधे से कि सीवेज में विभिन्न घटकों की प्रकृति, सीवेज के अंदर जितने भी घटक पाए जाते हैं उस घटक की प्रकृति कैसी प्रकृति का है, कार्बनिक है, अकार्बनिक है, ठीक है, उसकी प्रकृति का जानना, उसका निस्तारण करना, छनाई करना और उसका ट्रीटमेंट करना, उपचार करना। ठीक है, और उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव की क्रियाओं के बारे में जानकारी निकालना या अध्ययन करना क्या कहलाता है? सीवेज सूक्ष्म विज्ञान कहलाता है। सीवेज के अंदर पाए जाने वाले जो घटक हैं, उन घटकों की प्रकृति की जानकारी निकालना कि कैसे प्रकृति के हैं, कार्बनिक प्रकृति के या अकार्बनिक प्रकृति के, जैविक हैं, अजैविक है। अभी घटकों के बारे में बताऊंगा मैं, सीवेज में पाए जाने वाले घटक। तो घटकों की जानकारी निकालना, उनकी प्रकृति की जानकारी, ठीक है, उसके बाद उनका निस्तारण करना, मतलब छनाई करना, साफ करना, और उसके बाद उसका उपचार करना। ये सारी क्रियाएं जिस विज्ञान के अंतर्गत की जाती हैं उसे सीवेज सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। अब सीवेज में पाए जाने वाले घटक जो हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो अजैविक घटक और एक जैविक घटक। अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक में दोनों प्रकार के घटक आते हैं, कार्बनिक घटक और अकार्बनिक घटक। अकार्बनिक घटक में मुख्य रूप से रहता है जल। लगभग 98 से 99% जो है जल रहता है सीवेज के अंदर। किस रूप में? अजैविक घटक के रूप में। और अजैविक में भी कौन सा? अकार्बनिक घटक के रूप में। और कार्बनिक घटक में पची हुई वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यूरिन, यूरिया, साबुन, ये सब काय के अंतर्गत आते हैं? कार्बनिक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो अजैविक घटक समझ में आ गई बात। सीवेज में सर्वाधिक मात्रा में तो क्या है? जल है, 98 से 99%। इसके अलावा 1% मात्रा में कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, यूरिया, साबुन आदि और अन्य पदार्थ जो है, अनावश्यक पदार्थ जो है, इसके अंदर पाए जाते हैं अजैविक घटक के अंतर्गत। अब जैविक घटक, जिनमें जैविक क्रिया होती है, उनको बोलते हैं जैविक घटक। अब जैविक घटकों में सूक्ष्म जीव आएंगे। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव में एक दो जीवाणु के नाम याद रख लेना है। एक तो हमारी आंत में पाया जाता है इश्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु, जो कि मल के रूप में, वाहित मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया था, इश्चेरिचिया कोलाई। इसके अलावा माइक्रोकोकस नामक जीवाणु, माइक्रोकोकस नामक जीवाणु, और स्ट्रेप्टोकोकस। तो जीवाणु जो है मुख्य रूप से इन तीनों के नाम याद रख लेना, माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और इश्चेरिचिया कोलाई। जीवाणु के अलावा विषाणु या वायरस भी पाया जाता है,
वायरस जो आम वायरस जो जल में पाया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर एडिनो वायरस, हिपेटाइटिस वायरस, एडिनो वायरस, इसके अलावा पोलियो वायरस और विभिन्न जलीय वायरस जो जल में पाए जाने वाले वायरस हैं वो मौजूद होते हैं किसमें, वाहित मल के अंदर। और उसके अलावा यीस्ट और एक्टिनोमाइसिटीज नामक कवक, एक्टिनोमाइसिटीज नामक कवक इसमें घटक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब सीवेज ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहला उद्देश्य, 3 उद्देश्य याद रखना आपने को, कि सीवेज के अंदर जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ हैं उन हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का क्या किया जा सके, ट्रीटमेंट किया जा सके, जिससे कि वो ज़्यादा हानिकारक से सरल या कम हानिकारक पदार्थों में क्या हो सके, विघटित हो सके। ठीक है, या उनको आसानी से हानिकारक पदार्थों को नष्ट किया जा सके। इसलिए पहला उद्देश्य हो गया हानिकारक पदार्थों का ट्रीटमेंट करना, उनको नष्ट करना या कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना। दूसरा, जो सीवेज से निकलने वाली जहरीली गैसें हैं, जहरीली गैसें या अपशिष्ट हानिकारक जहरीले पदार्थ, उनका भी क्या करना, ट्रीटमेंट करना, ताकि मानव समुदाय के स्वास्थ्य पर क्या ना पड़े, इस जहरीली गैसों का बुरा प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत स्लज या स्लरी का निर्माण होता है, स्लरी या स्लज, जिसका उपयोग जो है खाद के रूप में, खाद याद रखना, खाद्य मत लिख देना, खाद्य मतलब खाने वाला, खाद मतलब होता है पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व, खाद के रूप में स्लज या स्लरी का उपयोग किया जाता है। इन 3 उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जाता है। अब जो सीवेज उपचार है, इस सीवेज उपचार की जो है विधियों के बारे में हम देखते हैं कि सीवेज उपचार संबंधी विधियां कौन कौन सी। तो ये पहला प्रश्न आपका बन जाएगा कि सीवेज क्या है, सीवेज के प्रमुख घटक कौन से हैं और सीवेज उपचार के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, अब आते हैं सीवेज उपचार की विधियां। हम देखते हैं क्या, सीवेज उपचार की विधियां। जो सीवेज को उपचार करना या वाहित मल का उपचार करना है, उसके लिए 2 विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे, एक भौतिक विधि और एक जैविक विधि। एक है भौतिक विधि और एक जैविक विधि, दोनों विधियों को हम देखते हैं। पहले भौतिक विधि, फिजिकल प्रोसेस मेथड, किसकी है भौतिक विधि, वाहित मल उपचार की विधि, वाहित मल उपचार की विधि। ठीक है, तो वाहित मल उपचार की पहली विधि का नाम है भौतिक विधि, इसको प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है। इस विधि में क्या करते हैं कि किसी एक विशेष प्रकार के ग्रिड के अंदर, बॉक्स के अंदर या किसी विशेष प्रकार के यंत्र के अंदर अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को पहुंचा दिया जाता है। उसमें से अपशिष्ट पदार्थ जो रहते हैं वो तली में जम करके एकत्र हो जाते हैं। जल व गैसें विभिन्न माध्यमों से बाहर निकल जाती है। ठोस कार्बनिक पदार्थ तल में बैठ करके उसका सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन किया जाता है और वो कार्बनिक पदार्थ जो है सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं और वो सरल पदार्थों को स्लज या स्लरी कहते हैं, जिसको हम उपयोग कर सकते हैं खाद के रूप में। तो ये पहली विधि का नाम क्या है, भौतिक विधि। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसे प्राथमिक विधि भी कहते हैं। इसमें सीवेज में घुलनशील कूड़ा करकट मलमूत्र और घरेलू अपशिष्ट को उस बॉक्स के अंदर, टैंक के अंदर पहुंचाया जाता है। उस टैंक में उसका क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं भारी मात्रा में बड़े और भारी जो हैं वो तली में बढ़ जाते हैं। जल और गैसें जो है वाष्प के रूप में, या जल जो है पाइप के द्वारा, आउटलेट पाइप के द्वारा, इनलेट पाइप के द्वारा अंदर पहुंचाया जाता है, आउटलेट पाइप के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है जल को, और अंदर जो शेष अपशिष्ट बचा रहता है उसको बोलते हैं स्लरी। और बहुत लंबे समय के बाद जब ये टैंक फुल हो जाता है तो उस टैंक को खाली करके वापस से उपयोग में लाया जा सकता है। तो पहली विधि है भौतिक विधि। भौतिक विधि के बाद हम देखते हैं जैविक विधि। अब जैविक विधियां जो है 4 हैं। 4 में से आप, वैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक में चारों विधियों का वर्णन नहीं दिया है, पर नवबोध और दूसरी बुक्स में जैविक विधि का वर्णन दिया है। तो हम केवल 1-2 विधि को डिटेल में देख लेते हैं, बाकी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो जैविक विधि में सबसे पहली विधि है मलकुंड विधि। ठीक है, सेस पुल मेथड। दूसरा है सेप्टिक टैंक विधि, सेप्टिक टैंक विधि। तीसरी विधि है हाफ टैंक विधि।
और चौथी और आखिरी विधि है म्युनिसिपल मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी, मलकुंड विधि। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट की सबसे पहली जैविक विधि का नाम क्या है, मलकुंड विधि। इस मलकुंड विधि में इस प्रकार का एक मलकुंड तैयार किया जाता है। इस मलकुंड के अंदर, इस मलकुंड को जमीन के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, इस मलकुंड का ये वाला हिस्सा जो है नीचे जमीन के अंदर रहेगा और खाली ढक्कन वाला हिस्सा है जमीन के बाहर रहेगा। इस प्रकार का मलकुंड तैयार किया जाता है, सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ। इस मलकुंड के अंदर यहाँ पर बड़े बड़े क्या कर दिए जाते हैं, छेद कर दिए जाते हैं, ताकि इसके अंदर जल और गैसें जो हैं वो क्या हो सके, निकल सके इसमें से आसानी से। ठीक है, ऐसे पूरे में बनाना है हमको। ये सीमेंट और कंक्रीट की दीवार है, ज़मीन के अंदर बना हुआ टैंक है, गोलाकार या बेलनाकार टैंक है। ये ऊपर का क्या है, इसका ढक्कन है, कवर है। ठीक है, यहाँ से इनलेट पाइप अंदर डाला जाता है। इनलेट पाइप ये ज़मीन के अंदर की चीज़ है ना, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड या ग्राउंड लेवल पे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब सीमेंट या कंक्रीट का बना हुआ एक टैंक है जो ज़मीन के अंदर बना हुआ होता है, गोलाकार या बेलनाकार होता है। इस इनलेट पाइप के माध्यम से घरेलू अपशिष्ट कूड़ा करकट इस टैंक के अंदर पहुंचाया जाता है। जब टैंक के अंदर घरेलू अपशिष्ट और कूड़ा करकट आता है तो उसके साथ पानी भी आता है। तो ये जो छिद्र हैं, इन छिद्रों से पानी और गैसें तो क्या होती है, इस छिद्र से बाहर निकल जाती है। और पानी और गैसें निकलने के बाद जो बचा हुआ ठोस अपशिष्ट पदार्थ होता है वो सब कहाँ नीचे एकत्र होने लग जाता है। अब इस टैंक को तैयार करने के पहले इन्हें सूक्ष्म जीवों से, ध्यान रखना, सूक्ष्म जीव से उपचारित कर देते हैं। सूक्ष्म जीव से उपचारित कर देते हैं तो क्या होता है कि जब इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ जाता है, इस अपशिष्ट पदार्थ का अपघटन या विघटन होता है किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। अब इस टैंक में से पानी और गैस तो निकल जाती, केवल अपशिष्ट पदार्थ के रूप में स्लज या स्लरी, कीचड़ और दलदल जैसा पदार्थ बचा हुआ रह जाता है। जब एक निश्चित समय के बाद ये टैंक भर जाता है तो इसको मशीन के माध्यम से स्लज या स्लरी को मोटर के माध्यम से निकाल दिया जाता है और इस स्लज या स्लरी का उपयोग जो है खाद के रूप में खेतों में किया जाता है, खाद के रूप में। तो ये पहली विधि है जिसका नाम है मलकुंड विधि। स्टेप बाय स्टेप लिखना है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप में क्या लिखेंगे, देखो 5-6 स्टेप है इसकी। सबसे पहले मलकुंड सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ है। ठीक है, गोलाकार या बेलनाकार रचना है जिसमें छिद्र पाए जाते हैं, पहली चीज़ ये लिखना है। दूसरी बात बताएंगे, मलकुंड में एक इनलेट पाइप रहता है। इनलेट पाइप के माध्यम से क्या अपशिष्ट पदार्थों को अंदर लाया जाता है, घरेलू अपशिष्ट को मलकुंड के अंदर। तीसरी बात याद रखना है, मलकुंड में जो छिद्र है उस छिद्रों के माध्यम से जल और गैसें तो बाहर निकल जाती है और कार्बनिक ठोस अपशिष्ट कहाँ नीचे इकट्ठा होने लगते हैं और काय का स्लज या स्लरी का निर्माण कर लेते हैं नीचे एकत्र होकर के। चौथे नंबर पर बताना है, मलकुंड में जो है जीवाणु पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वो सूक्ष्म जीव इस कार्बनिक पदार्थ का क्या करते हैं, विघटन करते हैं। पांचवें नंबर पर बताना है कि लगातार इस टैंक का उपयोग करने के कारण एक निश्चित समय के बाद ये टैंक क्या हो जाता है, भर जाता है। इस टैंक को मशीन या मोटर के माध्यम से क्या कर देते हैं, खाली कर सकते हैं। उसके बाद इसके छिद्रों को और इस टैंक को धो करके साफ करके पुनः क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। तो ये विधि हो गई मलकुंड विधि। ऐसी मलकुंड विधि जैसी एक और विधि है जिसका नाम है सेप्टिक टैंक विधि। आपके घरों में जो है लेटरिन बाथरूम बनती है तो उसके नीचे टैंक बनाया जाता है। इस टैंक को क्या बोलते हैं, सेप्टिक टैंक। इस सेप्टिक टैंक में एक होता है इनलेट पाइप। इस इनलेट पाइप के द्वारा जो है अपशिष्ट पदार्थ कहाँ आते हैं, इस टैंक के अंदर। इसको बोल दिया वाटर लेवल। इस लेवल को कौन सा लेवल है, वाटर लेवल, मतलब इतना पानी इस टैंक के अंदर होना आवश्यक है, ये वाटर लेवल। और ये है इधर से आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप जिससे कि केवल क्या निकलता है, जल निकलता है ना, जल शुद्ध होकर के बाहर निकलता है। इसके अंदर जो है जल का शुद्धिकरण करते हैं। तो ये तो हमारे घरेलू स्तर की बात कर रहे हैं, छोटे मोटे लेवल की। तो ये जो दूसरा है, पहली वाले जो ट्रीटमेंट है, ये वाला ट्रीटमेंट जो है शहरी क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है जिसका नाम क्या है, मलकुंड विधि। दूसरी वाली जो सीवेज उपचार विधि, ये छोटे शहरों में या छोटे नगरों में या गाँव में इसका उपयोग किया जाता है।
इस टैंक को बॉक्सनुमा बनाया जाता है, दिखता इसी के समान है, बॉक्सनुमा होता है ये टैंक, काहे का, सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ। इसमें एक इनलेट पाइप रहता है जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को कहाँ, अंदर लाया जाता है। ये एक वाटर लेवल है, इतने लेवल तक पानी होना जरूरी है। जब अंदर आएंगे अपशिष्ट पदार्थ तो यहाँ अपशिष्ट पदार्थ का किण्वन होगा किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। इस टैंक को भी पहले से सूक्ष्म जीवों द्वारा उपचारित कर लेते हैं, और सूक्ष्म जीव तो हर जगह मौजूद है ही सही, उनको तो किसी न किसी को कहीं ना कहीं विघटित करना ही है। तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ आया वो सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित हो जाता है। जब जल का स्तर बढ़ जाता है तो इस आउटलेट पाइप के माध्यम से क्या निकलता रहता है, जल बाहर निकलता रहता है। ठीक है, अंदर जब इस सूक्ष्म जीव द्वारा इस अपशिष्ट का किण्वन होता है तो ये अपशिष्ट पदार्थ जटिल से सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, मेथेन में, ठीक है, CO2 में, कार्बोनेट में, सल्फेट में, मतलब कम हानिकारक पदार्थों में क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। और विघटित होकर के ये जो है अंत में कायम है स्लरी या स्लज में परिवर्तित हो जाते हैं। एक निश्चित समय के बाद ये टैंक जब भर जाता है तो टैंक को अंदर पाए जाने वाले इस अपशिष्ट या स्लज या स्लरी को क्या कर देते हैं, मशीन या मोटर के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये दूसरी विधि का नाम है सेप्टिक टैंक मेथड। घर के बाहर बना होता है, अधिकतर लोगों के घर के बरामदे में बाहर की ओर बना रहता है, और गाँव में कई घरों के मिलकर के पाइपों के माध्यम से एक टैंक अलग बना दिया जाता है जिसमें सभी का मल या वाहित मल एकत्र होता है, अपशिष्ट पदार्थ जिसमें एकत्र होता है। इसके अलावा M-half टैंक विधि और म्युनिसिपल टैंक विधि, ये आप अगर एक बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये है सीवेज ट्रीटमेंट। इसके बाद हम जो है सूक्ष्म जीवों की भूमिका देखेंगे, किसका निर्माण में, गैसों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। हम बायोगैस संयंत्र के बारे में अगली वीडियो में देखेंगे कि बायोगैस संयंत्र कैसे निर्मित होता है, उससे किस प्रकार सूक्ष्म जीव जो है गैस के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। थैंक यू बेटा। वाहित मल उपचार के बाद हम देखते हैं ऊर्जा के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। किसके उत्पादन में, ऊर्जा के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। सबसे पहले तो याद रखना है आपको कि प्रकृति पर जितनी भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो सब कहाँ से प्राप्त हो रही है, सभी को अच्छे से पता है। ठीक है, तो इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, लिख दो नीचे बॉक्स में। प्रकृति में जितने भी जीव हैं उनके वृद्धि, विकास और उपापचयी क्रिया के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा का एकमात्र सनातन, परमानेंट, अविरल, कभी भी खत्म ना होने वाला एकमात्र स्रोत है। फटाफट लिख दो, उसका नाम नहीं बताऊंगा। उस स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा, और प्रकाशीय ऊर्जा को हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान काय में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। सूर्य से जो ऊर्जा आती है उसके 99.8% ऊर्जा परावर्तित हो जाती है। जितनी ऊर्जा आ रही है उसमें से कितनी, 99.8%, मतलब केवल 0.2% ऊर्जा ही पादपों द्वारा ग्रहण की जाती है। और उस ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को, प्रकाशीय ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं पौधे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। मतलब धरती पर जितने भी जीव हैं और जीव के अंदर जितनी भी ऊर्जा है वो केवल कितनी है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का केवल 0.2% मात्रा है। मतलब कि सनातन संसाधन है, अनंत संसाधन है हमारे पास, ऊर्जा का जो स्रोत है वो, उसमें से हम केवल कितने प्रतिशत ही, हम नहीं, ब्रह्मांड में जितने, धरती पर जितने भी पादप हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी टोटल मिलाकर के केवल कितनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, 0.2% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। पौधे पहले उस प्रकाशीय ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। इस रासायनिक ऊर्जा को ही जैव मास या बायोमास कहा जाता है। इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, जैव मास या बायोमास कहते हैं। इसी को दूसरा नाम जैव भार भी कह सकते हैं, क्योंकि जीवों के भार का जो शुष्क वजन होता है वो शुष्क भार कौन सा ही है, ये प्रकाशीय ऊर्जा ही है, जो कि 0.2% है। तो आप जैव मास या बायोमास की डेफिनेशन याद रखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है, और रासायनिक ऊर्जा जो जीवों के अंदर संग्रहित होती है उस ऊर्जा को ही कौन सी ऊर्जा, बायोमास या जैवमास कहा जाता है। इसी को जीव भार भी कहते हैं, या यूं कह दें किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले संपूर्ण जीवों के अंदर निहित जो भार होता है या उसका मास जो होता है उसे क्या कहते हैं, बायोमास या जैवमास कहा जाता है। ठीक है, और इस जीव के अंदर जो ऊर्जा पाई जाती है, जितने भी जीव हैं ब्रह्मांड पर, धरती पर, इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जितने भी जीव है, उस जीव के अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को बायो ऊर्जा या जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बायो एनर्जी, बायोमास दोनों याद रख लेना अच्छे से। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन है बायो एनर्जी और बायोमास की। बायोमास की फिर से डेफिनेशन इन्वर्टेड कामा के अनुसार याद रखना, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले प्राणियों कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में संपूर्ण शुष्क भार को, उनके शरीर का जो संपूर्ण शुष्क भार है वो क्या कहलाता है, बायोमास कहलाता है। या सिंपल भाषा में जैविक स्रोतों, किसी भी जैविक स्रोतों द्वारा प्राप्त जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के भार को जैव भार या बायोमास या जैवमास कहा जाता है। और जीव के अंदर जो निहित ऊर्जा है टोटल, उस ऊर्जा को बायो एनर्जी कहते हैं। टोटल ऊर्जा को क्या बोल रहे हैं, बायो एनर्जी। अब जो घरेलू अपशिष्ट होते हैं, घरेलू अपशिष्ट होते हैं या औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, या जो गोबर कूड़ा करकट होता है, कूड़ा करकट, गोबर, औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, या फसल उत्पादन के बाद जो बचा हुआ कचरा होता है, कचरा बगदा, उन सबसे मिलकर जो ऊर्जा बनाई जाती है उसे जैव ऊर्जा या जैव गैस, बायोगैस कहते हैं। उससे बनने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं, बायोगैस। और इस बायोगैस को जिस उपकरण में तैयार किया जाता है उस उपकरण को बोलते हैं बायोगैस संयंत्र। ठीक है, तो बायोगैस या जैव गैस क्या है, जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ में घरेलू अपशिष्ट हो सकता है, औद्योगिक अपशिष्ट हो सकता है, गोबर हो सकता है, कूड़ा करकट हो सकता है, कृषि के बाद बचा हुआ कूड़ा करकट या बगदा कचरा, वो सब क्या है, जैविक अपशिष्ट है। उन जैविक अपशिष्ट से जो गैस प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, बायोगैस। इस बायोगैस के अंदर 5 गैसों का मिश्रण होता है। एक तो मीथेन CH4, ठीक है, ये 50 से 68% ऊर्जा होती है, मीथेन होती है। फिर कार्बन 25 से 30% कार्बन, फिर हाइड्रोजन 7 से 10% हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 2 से 3%, ऑक्सीजन 0.1%। ठीक है, तो इन तीनों गैसों के मिश्रण को, 5 गैसों के मिश्रण को कौन सी गैस कहा जाता है, बायोगैस कहा जाता है। और बायोगैस को तैयार किया जाता है सूक्ष्म जीवों द्वारा अनाक्षी रूप से किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, तो बायोगैस किसे कहते हैं, वह गैस जिसमें पर्याप्त मात्रा में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बायोगैस कहा जाता है। बायोगैस में 50 से 68% तो क्या होती है, मीथेन, 25 से 30% CO2, H2 कितनी बता दी, 7 से 10%, ऑक्सीजन 0.1% और नाइट्रोजन 2 से 3% पाई जाती है। इसके अलावा जलीय अपशिष्ट जैसे साल्विया का पौधा या जलकुंभी का पौधा, इसका भी उपयोग किस में किया जाता है, बायोगैस के निर्माण में किया जाता है। अब इस बायोगैस का निर्माण क्यों करते हैं, इसका महत्व क्या है, तो बायोगैस के निर्माण के महत्व के कुछ कारण हैं, हमको 5-6 कारण को याद रखना आपको कि किन कारणों से इस बायोगैस का उपयोग किया जाता है। कुछ शब्द बता रहा हूं, इन शब्दों को याद रखना। सबसे पहला महत्व है, इसके द्वारा जो है प्रति वर्ष लगभग 6 लाख टन लकड़ी की बचत होती है। कितनी टन, 6 लाख टन लकड़ी की बचत होती है, या यूं कह दें कि 50 करोड़ रुपए वार्षिक बचत होती है लकड़ी के कारण। पहला महत्व है क्या, कि बायोगैस संयंत्र के उपयोग के कारण वर्ष भर में लगभग 6 लाख टन लकड़ी की बचत होती है, अर्थात या डायरेक्ट यूं कह दें हम 50 करोड़ रुपए की बचत होती है वार्षिक इसके कारण। दूसरा महत्व याद रखना इसका, दूसरा महत्व क्या है, इससे प्राप्त होने वाली स्लरी या कीचड़ जो रहता है, उस कीचड़ का उपयोग काय में, खाद उत्पादन में, खाद निर्माण में किया जाता है। इस खाद के अंदर पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, पोटाश,
और फास्फेट पाया जाता है, मतलब एक अच्छी किस्म का खाद जो है इसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? बायोगैस संयंत्र के द्वारा। इसके अलावा इसका तीसरा महत्व है, जो स्लरी होती है या इसको स्लज भी बोल सकते हैं, स्लज या स्लरी का उपयोग जो है मछलियों के लिए भोज्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। मछलियों के लिए भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद जो ये अपशिष्ट पदार्थ है जितने भी, अगला महत्व चौथा क्या है? अपशिष्ट पदार्थों का क्या हो जाता है? उपयोग हो जाता है। और अपशिष्ट पदार्थों का अगर उपयोग हो जाएगा तो क्या कम होगा? प्रदूषण कम होगा। मतलब अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग हो जाता है जिसके कारण प्रदूषण कम हो जाता है। पांचवा याद रखना कि बायोगैस जो है ऊर्जा का एक सर्वोत्तम विकल्प के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ऊर्जा के विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इसका महत्व जो जली खरपतवार है, खरपतवार, जलकुंभी, ठीक है, साल्विनिया, इन सबको भी क्या कर सकते हैं? बायोगैस संयंत्र में प्रयोग में ला सकते हैं, जिससे कि कचरा कूटा ना बढ़े। इसके अलावा डीजल से चलने वाले, आखिरी याद रखना सातवां, ये छठा था, डीजल से चलने वाले उपकरण में अगर बायोगैस मिला दिया जाए तो 80% किसकी? डीजल की बचत की जा सकती है। इन महत्व को देखते हुए बायोगैस का उपयोग जो है किस रूप में किया जा रहा है आजकल वर्तमान में? एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा रहा है। तो बायोगैस क्या है? बायोगैस के महत्व एक क्वेश्चन बनेगा। तो बायोगैस वह गैस जो जैविक अपशिष्टों से या जैविक अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होती है उसे बायोगैस, जैविक गैस या इसको गोबर गैस भी कह सकते हैं, जिसमें पर्याप्त मात्रा में मीथेन, सबसे ज़्यादा मीथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। सबकी मात्राएं भिन्न भिन्न होती है। और इस गैस को निर्माण के लिए क्या? सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। और सूक्ष्म जीव का वायु की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की सहायता से इन पदार्थों का किण्वन कराया जाता है, विघटन कराया जाता है, जिससे गैस का निर्माण होता है। अब बायोगैस संयंत्र का हम एक सचित्र वर्णन देखेंगे कि बायोगैस संयंत्र को सचित्र समझाइए। तो 6-7 शब्दों को आपको याद रखना है जिससे आप पूरा वर्णन समझ जाएंगे। सबसे नीचे के नाम है न्यू या प्लिंथ, सबसे नीचे का नाम प्लिंथ या न्यू। सबसे नीचे बायोगैस संयंत्र का निचला भाग जो है सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ अपारदर्शी भाग जो है जल रोधक भाग, जल रोधक मतलब वाटरप्रूफ, जो कि अंदर पानी अंदर नहीं जाने दे, ऐसे भाग को क्या बोलेंगे? न्यू या प्लिंथ। फिर ये आपको इतना पूरा दिख रहा है, ये पूरा भाग, इस पूरे भाग को बोलते हैं डाइजेस्टर। ये सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ लंबा पतला बेलनाकार क्या है? डाइजेस्टर है। इसको क्या बोला जाएगा? डाइजेस्टर। लंबा पतला बेलनाकार ये रचना सीमेंट और कंक्रीट की बनी हुई खोखली रचना, इसको बोलेंगे डाइजेस्टर। इस डाइजेस्टर में 2 छेद होते हैं। एक ये छेद है जिसको बोलते हैं इनलेट पाइप का छेद, इनलेट पाइप का छेद, और उसके ठीक पैरेलल मतलब बिल्कुल सामने की ओर होता है आउटलेट पाइप का छिद्र, आउटलेट पाइप का छिद्र। सबसे नीचे प्लिंथ हो गई, सीमेंट और कंक्रीट की बनी जल रोधी रचना। फिर इतना पूरा भाग जो है मेन डाइजेस्टर, डाइजेस्टर शब्द बना है डाइजेशन से। डाइजेशन मतलब यहाँ पर पाचन होता है। किन पदार्थों का पाचन होता है? इसके अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ डाले जाएंगे उनका सूक्ष्म जीवों की सहायता से यहाँ पर क्या होगा? पाचन, डाइजेशन होगा। उसके बाद गैस बनेगी, पचने के बाद गैस बनती है, तो यहाँ पर भी गैस बनेगी। तो दूसरा भाग हो गया डाइजेस्टर, जिसमें 2 छिद्र हैं, एक के अंदर इनलेट पाइप लगा है, एक में आउटलेट पाइप लगा है। फिर ये डाइजेस्टर के ऊपर जो है डोम है, ऊपर क्या है? डोम है, या इसको आप गैस ब्लेडर या गैस होल्डर भी कह सकते हैं। डोम को, ये पूरा भाग क्या कहलाता है? गैस होल्डर या डोम। इस गैस होल्डर या डोम के अंदर 34 से 35 डिग्री सी ताप का गैसीय मिश्रण प्राप्त होता है, गैस प्राप्त होती है इस वाले डोम के अंदर। ठीक है, 30 से 35 भी बोल सकते हैं, 34 से 35 डिग्री सी ताप वाला गैसीय मिश्रण बन करके यहां से इस वाले भाग में पहुंचता है, इस वाले भाग में, यहां से ऊपर की ओर। ठीक है, तो तीसरा भाग हो गया अपना डोम। डोम के बाद ये जो इतना वाला भाग है ये सब क्या रहता है? जमीन के अंदर पूरा का पूरा भाग। और ये बाहर की ओर जो भाग है इसको बोलते हैं इनलेट
टैंक, इसको बोलते हैं आउटलेट टैंक, आउटलेट टैंक। इनलेट टैंक से 1:1 में जल और अपशिष्ट पदार्थों को मिलाया जाता है इस इनलेट टैंक में। ये भी सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ टैंक है, जो एक पाइप के माध्यम से किससे जुड़ा हुआ होता है, डाइजेस्टर से जुड़ा हुआ होता है। इस इनलेट टैंक जो कि ऊपर से चौड़ा और नीचे सकरा होता जाता है पाइप के कारण, इस इनलेट टैंक में जल और अपशिष्ट पदार्थ, गोबर या जितने भी अनावश्यक पदार्थ हैं वो सब इसमें डाले जाते हैं और इसके माध्यम से इस पाइप के द्वारा कहाँ पहुंचाए जाते हैं, डाइजेस्टर में। इस डाइजेस्टर के अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वो सूक्ष्म जीव इन पदार्थों का, कार्बनिक भोज्य पदार्थ का या कार्बनिक पदार्थों का, भोज्य पदार्थ नहीं कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। और अपघटन के बाद क्या है, इसमें स्लरी का निर्माण हो जाता है। यहाँ क्या बन जाती है, स्लरी या स्लज बन जाती है, ठीक है, कीचड़ के समान रचना। और जब यहाँ किण्वन की क्रिया होती है तो इस क्रिया के फलस्वरूप यहाँ से गैस मुक्त होती है। ये गैस जो है इस पाइप के माध्यम से, जिसको बोलते हैं वितरण पाइप, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप, वितरण नलिका, इस नलिका के द्वारा बाहर निकाल जाती है और इस नलिका का कनेक्शन उस स्रोत से कर दिया जाता है जिसमें इस बायोगैस को पहुंचानी होती है। चाहे बिजली का उपकरण हो, चाहे चूल्हा हो या डीजल से चलने वाला कोई भी उपकरण हो, उससे इस गैस की पाइप को अटैच कर देते हैं ताकि लगातार उस संयंत्र को क्या मिलती रहे, गैस मिलती रहे। इसके अलावा यहाँ एक आउटलेट टैंक है। इस आउटलेट टैंक से आउटलेट पाइप जुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ से जो स्लज या स्लरी है उसको इस पाइप के माध्यम से यहाँ से निकाल लेते हैं और इस स्लरी का उपयोग जो है विभिन्न कार्यों में, खाद्य निर्माण में मुख्य रूप से, मछली के लिए भोज्य पदार्थ के रूप में, या विभिन्न तत्वों के निर्माण में उस स्लरी या स्लज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ऊर्जा के उत्पादन में मुख्य रूप से बायोगैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र, इसको गोबर गैस संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस बायोगैस संयंत्र में भी किसने मुख्य भूमिका निभाई है, सूक्ष्म जीवों ने। तो यहाँ ऊर्जा के उत्पादन में हमने किसकी भूमिका देखी, सूक्ष्म जीवों की भूमिका। इसके अंदर 2 क्वेश्चन बड़े बनेंगे। बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन करो, एक बायोगैस क्या है, बायोगैस के महत्व लिखिए। 2 छोटी छोटी सी एक लाइन की टिप्पणी है, जैविक ऊर्जा या बायोलॉजिकल एनर्जी और बायोमास या जेओमास क्या है, ठीक है। और बस ये कंप्लीट हो गया आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका।